तो मैं आपका अपना दोस्त अवनीश चौधरी। आज हम पढ़ने वाले हैं एसएसटी की सीरीज नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, जो कि हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो बच्चों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 1944 से पहले हमारे देश के अंदर व्यापार करने में बहुत प्रॉब्लम्स का क्या करना पड़ता था, फेस करना पड़ता था, बहुत सारे इश्यूज को। जैसे ट्रांसपोर्ट एंड करेंसीज को लेकर भी बहुत बड़ा इशू हुआ करता था। तो उन्हीं सबको देखते हुए क्या हुआ, ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या हुआ, एक गठन यानी एक जो कमेटी बनाई गई, उसके अकॉर्डिंग इन सब चीजों को क्या करा गया, अमेरिका ने बीच में आकर क्या दिखाया, अपना साथी दिमाग चलाया और सब लोगों को ये बोला कि भाई अब जो है ना, इसका जो निष्कर्ष है यानी जो इसका सॉल्यूशन है वो मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, इसलिए आप लोग देखते होंगे कि भारत की करेंसी या अदर करेंसीज की जो इसके समझौते के अंदर जो देश हैं उनकी करेंसी आज भी बहुत डाउन है, एंड यूएस डॉलर की जो करेंसी है वो बहुत थोड़ी ऊपर की तरफ है और वो महंगा भी है। तो समझेंगे कि इसके अंदर क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो पॉइंट नंबर क्या लिखा है, इसकी शुरुआत जुलाई 94 में, ठीक है 1944 में हुई थी। ठीक है, डेट याद रखेंगे आप एक्यूरेट। एंड इसके अंदर 44 कंट्रीज यानी जो आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का काम करती थी, ऐसी कंट्रीज ने इनमें क्या करा, पार्टिसिपेट करा। ठीक है, तो 44 कंट्रीज ने क्या करा, पार्टिसिपेट करा। देखो क्या है आपको बताऊं, जैसे आप लोग जानते हैं पहले से ही कि हमारे यहाँ क्या है, मान लो आप चाइना के रहने वाले हो, ठीक है, हम इंडिया में। अब तो क्या है कि बैंक में जाके करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं या बॉर्डर पे जाके, स्टेट बाउंड्री पे जाके आप करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं। बट पहले के समय में ऐसा नहीं था। ठीक है, जब हम किसी सामान को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करा करते थे तो हमारा वो करेंसी एक्सचेंज में क्या लगा, बहुत बड़ी दिक्कत होने लग गई। फिर करेंसी एक्सचेंज क्या होती थी, नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो उन्हीं सब दिक्कतों को लेकर क्या हुआ, ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ। कब हुआ था, 1944 में हुआ था। ठीक है, देखो अब अमेरिका ने बहुत बड़ा अपना दिमाग लगाया। अमेरिका ने ये कहा कि जो एक्सचेंज करेंसी है ना, सब लोग जो है डॉलर के हिसाब से बनाओ। ठीक है, अभी समझाऊंगा आपको क्या कहना चाह रहे हैं कि डॉलर के हिसाब से क्या है कि आप सब लोग क्या करें, हमारे डॉलर्स हैं आप उसको बाय कर लो, और वो करेंसी जो है आपकी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आप करोगे वो हर देश के अंदर क्या होगी, वैलिड होगी। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अमेरिका ने क्या कहा कि $35 के अगेंस्ट में हम आपको 1 आउंस गोल्ड देंगे। ठीक है, 1 आउंस गोल्ड का मतलब क्या होता है, करेंसी थी। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, आपको पता है कि पहले के समय हम लोग गोल्ड से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम किया करते थे। ठीक है, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू क्या है कि सब देश में सेम ही हुआ करती थी। तो इन्होंने क्या कहा कि $35 के बदले आपको क्या देंगे, 1 आउंस देंगे, जिसकी वैल्यू 28 ग्राम्स होती है। यानी अगर गोल्ड की बात करें आप, गोल्ड कितना होगा, 28 ग्राम्स होगा। कितना, 1 आउंस इक्वल टू 1 गोल्ड। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये सब चीजें करेंगे तो जो 44 कंट्री या 44 जो कंट्रीज हैं, अगर इसमें जो है आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जो है आउंस की मदद से क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगला पॉइंट है बच्चों, आज के समय में हम बात करें तो भारत $35 के बराबर, यानी आज का जो डॉलर का रेट देखा जाए तो कितना है, 2800 से 29 रुपए अप्रोक्सीमेटली बैठेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आज की डेट में हर कंट्री करेंसी क्या होती है, अप डाउन चलती रहती है। या तो बहुत डाउन चली जाएगी या बहुत हाई चली जाएगी या बीच में फ्लक्चुएट करती रहेगी, जैसे कि हमारा शेयर मार्केट करता है। ठीक है बच्चों, ऐसी हमारी करेंसी ट्रेड कर सकती है। ठीक है, एक्सचेंज रेट, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसके अंदर। ठीक है, इन्होंने क्या करा, इस कमेटी के अंदर इस जो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है आपका, इसको भी पारित किया गया। एंड इसी के अंदर सेकंड पार्ट है आपका रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD, इसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक क्या करता है कि हर कंट्री में जो कंट्री रहती है वर्ल्ड बैंक के अंडर में, उन सबको व्यापार के लिए लोन देने का, डेवलपमेंट करने के लिए क्या करता है, लोन देने का काम करता है। ठीक है, तो इसको हम वर्ल्ड बैंक डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, आप डाल कि वर्ल्ड बैंक का भी इसके अंदर क्या रहता है, बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म आपको याद रखनी चाहिए कि द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होगी। अभी ये कैसे काम करेगा आगे समझाऊंगा आपको मैं। ठीक है, और जो ये दो डेवलपमेंट हुए ना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्विंस ऑफ ब्रिटेन वुड्स, ठीक है, किसे कहते हैं।
तो ट्विन्स ऑफ ब्रिटेन बुक्स किसे कहते हैं? एक तो हम कहते हैं इसको IBRD को, एंड IMFO क्या कहते हैं हम? ट्विन्स ऑफ ब्रिटेन, क्या कहते हैं? ट्विन्स ऑफ ब्रिटेन वुड ब्रिटेन कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम। अब जब बाद में इसकी कैंसिलेशन की बात आई, यानी इन्होंने कहा कि भाई, क्योंकि देखो बाद में क्या था, डेवलपमेंट हो गया, IMPS वगैरह बहुत सारी चीजें आ गई, करेंसी एक्सचेंज के लिए बहुत सारे वो हो गए, तो इस समझौते का क्या करा, खारिज करने का, यानी इसको रद्द करने का फैसला लिया गया। कब लिया गया? 1973 में इसको क्या करा गया, रद्द करने का फैसला लिया गया। रीजन क्यों लिया गया फैसला? क्योंकि इन्होंने बाद में कहा, देखो ये तो पहले फिक्स कर दी थी कि भाई ये फिक्स रहेगी, ठीक है, बट इन्होंने क्या कहा कि अब हम $42, यानी पैसा क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई इनकी कि हम $42 के एवरेज में क्या देंगे, 1 आउंस देंगे, यानी गोल्ड तो नहीं देंगे, बट क्या करा इन्होंने यहाँ पर ₹7 का मार्जिन क्या करा, हाई कर दिया। ₹7 का मतलब $60 का मार्जिन क्या करा, हाई कर दिया, जिसकी वैल्यू ₹500-600 अप्रोक्सीमेटली बैठेगी। देखो यहाँ पर चार्ट ड्रॉ कर रखा है, तो समझेंगे कैसे। देखो यूएस डॉलर ने, गोल्ड क्या था, गोल्ड आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के अंदर या हर कंट्री के अंदर पहले गोल्ड की भरपूर मात्रा हुआ करती थी। उन्होंने क्या करा, हम गोल्ड को चेंज करने का काम करेंगे, किसने कहा, यूएस डॉलर में, यानी यूएस का क्या करेंगे हम, ट्रांसपोर्ट में डॉलर को डेवलपमेंट करेंगे, यानी आप डॉलर की मदद से क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने करा, तो जैसे ब्रिटिश हो गए, जर्मन हो गए, फ्रेंच हो गया, इन सब ने क्या करा, इनसे यूएस डॉलर के बगल में क्या ले लिए, आउंस ले लिए। आउंस लेने के बाद क्या करा, उन्होंने अपना बिजनेस क्या करा बच्चा, शुरू कर लिया। ठीक है, पढ़ाने के लिए इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ा सकता हूँ इन चीजों को भी, बट जब कभी नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, अगर वहां कभी बात होगी, तो मैं आपको इस समझौते के बारे में बहुत डीपली पढ़ा दूंगा, क्योंकि इसके अंदर कम से कम 50 से 60 पॉइंट ऐसे ऐसे हैं कि जो आपको पता होने चाहिए। बट एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, और 3 नंबर में ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है केवल 3 चीजें इसके अंदर, कि एक तो $1 1 आउंस होता है, जो 28 ग्राम के बराबर होता है। इसकी शुरुआत जुलाई 1944 में हुई थी। ठीक है, 44 में हुई थी, सॉरी, और 44 कंट्री, यानी सन के जो पीछे का ही पार्ट है, उतनी कंट्री में क्या करा उन्होंने, पार्टिसिपेट करा था। ठीक है, और आज की डेट में जैसे इन्होंने क्या कर रखा, एक्सचेंज रेट, ठीक है, यानी जो फिक्स करने का काम करेगा। इसका काम था कि जो मार्केट में उतार चढ़ाव हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करेगी। ठीक है, तो ये इसका एक मेन रोल रहा है इसके अंदर, एंड आपका वर्ल्ड बैंक का भी एक मेन रोल इसके अंदर रहा है। आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसका भी आपको एडिशनल नंबर दे सकते हैं एग्जाम के अंदर, अगर पॉइंट नहीं लिखेंगे। और जो सबसे बड़ी चीज है कि इसको क्या कहते हैं, ट्विन्स ऑफ ब्रिटेन वुड्स के नाम से भी जाना जाता है, एंड बाद में इसको जो रद्द किया गया, रद्द करने का कारण ये था कि बाद में उन्होंने कहा कि डॉलर जो ₹42 के एवरेज में क्या देंगे, हम आपको 1 आउंस देंगे, जो 28 ग्राम चीज आपका होगा। इसलिए इस समझौते की शुरुआत यहाँ से लेके इस टाइम पीरियड के बीच में क्या करा गया, इसको खत्म कर दिया गया। तो बच्चों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, औद्योगिकरण विकास से शहरों पर प्रभाव पड़ने वाले 3 प्रभावों का उल्लेख करो। यानी ऐसे 3 कारण बताने हैं जो औद्योगिकरण का डेवलपमेंट होने से शहरों पर क्या पड़ा है, प्रभाव पड़ा है। पहले आपको पता होना चाहिए कि औद्योगिकरण क्या होता है। ठीक है, औद्योगिकरण का मतलब बच्चों ये होता है कि जब किसी सामान का प्रोडक्शन मशीनरी द्वारा अत्यधिक किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, औद्योगिकरण कहते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि अभी पिछली शताब्दी में हमारे इंडिया के अंदर क्या हुआ कि मशीनरी को बहुत ज्यादा अत्यधिक प्रयोग में लेने लगे, जिससे कि क्या हुआ, जो हमारे कारगर या जो कारीगर या श्रमिक लोग थे, उन लोगों को क्या हुआ, रोजगार की कमी होनी शुरू हो गई। क्योंकि आप जानते होंगे कि पहले के जमाने में खादी वगैरह का उपयोग ज्यादातर किया जाता था, जो कि हाथ से बुनकर, या आपने चरखा देखा हो गांधी जी वाला, उन सब का प्रयोग करके क्या क्या करते थे, हम लोग सामानों का उत्पादन किया करते थे। बट जब से मशीनरी आई तो नए नए डिजाइन एंड नए नए आइटम्स मार्केट में आने क्या हो गए, अवेलेबल हो गए, जिससे कि क्या हुआ, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलने लगा। तो देखेंगे इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि औद्योगिकरण क्या होता है। देखो क्या लिखा है, जब मशीनों का अत्यधिक यानी बहुत ज्यादा प्रयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जाता है तो उसे औद्योगिकरण कहते हैं। ठीक है, औद्योगिकरण कर लेना, उद्योग कहते हैं, औद्योगिकरण बात एक ही है। ठीक है, अब प्रभाव कौन कौन से हैं देखेंगे इसमें प्रभाव। तो बेटा पहला प्रभाव है पारिवारिक जीवन का प्रभाव। देखो क्या होता है कि जब मान लो एक परिवार के 8 से 10 लोग होते हैं, सपोज करो यहाँ पर कोई है,
ठीक है, यहाँ पर 8-10 लोग हैं, ठीक है। जब गांव के अंदर क्या होगा, जब कृषि होनी कम हो गई या लोगों को पैसे का अभाव होने लग गया, तो इनमें से कुछ लोग क्या होंगे, यहाँ से शहर की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि इन्हें क्या चाहिए, इन्हें चाहिए पैसा। ये सिटी की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे सिटी की तरफ, ठीक है। सिटी की तरफ जब मूव कर गए तो बेटा जब ये मान लो यहाँ से कोई एक पुरुष आया, यहाँ से एक पुरुष आया, तो ये क्या करेंगे, मान लो एक पुरुष हो गया, उसकी शादी हो रही है तो उसकी बीवी भी हो गई, तो ये हो गए। उसके बाद 2 बच्चे भी हो सकते हैं, तो इन्होंने क्या करा, ये पूरे के पूरे परिवार को लेकर कहाँ बच गए, एक सिटी में बस गए। ऐसे ही सेम कंडीशन यहाँ पर हुआ, जब यहाँ से कोई परिवार का सदस्य जाएगा लड़का, तो यहाँ से क्या होगा, उसकी बीवी भी जाएगी और साथ में जो 1 या 2 या 3 जो बच्चे होंगे वो लोग भी जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, परिवार का 6 होगा, यानी परिवार क्या होगा, परिवार टूट जाएगा। क्योंकि जब यहाँ से सिटी में आ जाएंगे ना पूरा परिवार, तो इनको यहाँ के मतलब जो यहाँ की सिटी होगी उसके साथ डेवलपमेंट, उसके हिसाब से एजुकेशन मिलेगी, तो कभी ये यहाँ से मूव करके अपने गांव वापस जाना नहीं जाएंगे, जैसे कि आप देखते भी होंगे अपनी लाइफ एग्जांपल के अंदर, ठीक है। तो वही पूछा गया है कि इसका क्या होने वाला है, कि क्या क्या सिटी के ऊपर प्रभाव पड़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों सिटी के ऊपर क्या होगा, सिटी के ऊपर क्या होगा, जमीनों की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी जो कृषि वगैरह की जमीन होगी उसमें भी डेवलपमेंट होगा। देखो सामाजिक जीवन में प्रभाव पड़ना, ठीक है। कैसे प्रभाव पड़ेगा, सपोज करो आज तुम कहीं भी किसी भी सिटी में रहते हो, आज वहाँ 10 लोग हैं, कल को वहाँ 100 लोग आ गए, तो वहाँ पर क्या करेंगे आप वहाँ की जो कृषि की खेती होगी या गवर्नमेंट जमीन होगी, कुछ भी किसी भी टाइप का अगर कंस्ट्रक्शन करना हो आपको, तो आपको भूमि की जरूरत पड़ेगी। तो जब आप किसी लैंड को खराब करके उसको मकान बनाएंगे, तो क्या होगा, वहाँ का आपका जो सामाजिक यानी जो आपकी सिटी होगी, ठीक है, वो क्या होगी, थोड़ी विस्तार रूप से बढ़ जाएगी। रोजगार तो आपको मिलेगा उसी लेवल का, बट नुकसान भी इसके बहुत सारे होते हैं, क्योंकि अगर फार्मिंग की जगह है तो फार्मिंग क्या होगी, फार्मिंग उस एरिया में कम होनी शुरू हो जाएगी। आर्थिक जीवन पर प्रभाव, देखो अगर एक गांव के अंदर 20 लोग हैं, 20 ही कमाते हैं, तो उनका परिवार कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। बट वहीं पर क्या होगा, अगर यहाँ से 2 लोग, इन 20 लोगों में से, ठीक है, 10 लोग कहीं रह रहे हैं, 10 लोग कहीं रह रहे हैं, तो इनका इनकम सोर्स कुछ और होगा और इनका इनकम सोर्स क्या होगा, कुछ और होगा। तो इनको यहाँ पर कहीं ना कहीं आर्थिक यानी जो पैसे की कमजोरी होगी या जो पूंजी होगी, उसमें भी कहीं ना कहीं इनको लॉस होते हुए दिखेगा। आप इसको डिफाइन करना, पॉइंट का मैंने सिर्फ पॉइंट लिख के बताया है, बट आप पॉइंट के बारे में एक लाइन लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर। धार्मिक जीवन प्रभाव पड़ना, जैसे आप सभी जानते हैं कि गांव के अंदर कभी शादी ब्याह में आप कभी जाना, तो आप देखोगे वहां पर बहुत टाइप्स के रीति रिवाज करे जाते हैं, ठीक है। बट शहर के अंदर क्या है, शहर के अंदर कोर्ट मैरिज है, भाग के शादी करने का, रिसेप्शन का रिवाज है कि भाई हम लड़की लेके भाग जाएंगे, कुछ भी कर जाएंगे। तो इन सब रिवाजों का क्या है, गाँव में पूरी तरह से विद्रोह किया जाता है कि ये हमें चाहिए ही नहीं, मतलब या गांव से बहिष्कार कर देते हैं उन लोगों का। तो ऐसे में क्या होता है कि शहर के अंदर वो सब चीज देखने के लिए नहीं मिलती, यानी धार्मिक जो जीवन है उससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि देखो जब इनकम सोर्स बढ़ रही है, आपके शहर में इंडस्ट्री लग रही है, आप लोग आ रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब बहुत टाइप की फैक्ट्री लगेंगी, उसमें धुआं निकलेगा, गंदगी होगी, पर्यावरण प्रदूषण होगा। तो पर्यावरण का भी क्या है, इसमें एक अहम रोल रहता है कि जितनी ज्यादा सिटी बढ़ेगी या जिस सिटी में जितनी लोग पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो पॉपुलेशन के हिसाब से क्या होगा, हमारी सिटी में पोल्यूशन भी उतना ज्यादा ही होगा। तो आप इन सब 5 पॉइंट के बारे में एक लाइन डिफाइन कर सकते हैं, 3 नंबर में इतना मैकआउट रहेगा। बच्चों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 30, महात्मा गांधी ने कहा, या महात्मा गांधी जी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है। इसकी क्या करनी है, व्याख्या करनी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी एक राजनीतिक विचारधारक थे, जिन्होंने अपनी हिंद स्वराज पुस्तक, ठीक है, आप लिख सकते हैं हिंद स्वराज पुस्तक, ये महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई ये किताब है, ठीक है। इन्होंने इसके अंदर अपने राजनीतिक एंड अपने जो विचारधारा थी उसको क्या किया गया है, इसके अंदर लिखा है। और महात्मा गांधी का कहना यह था कि हमारी जो सरकार होनी चाहिए वो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होने चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इंडिया के अंदर हर 5 साल में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो अगली बार हम उसे वोट देकर क्या करेंगे, जिताएंगे। अगर सरकार हमारे खिलाफ काम करेगी तो हम क्या करेंगे, उनको अगली बार वोट नहीं देकर दूसरी सरकार को मौका देंगे, यानी हमारे काम करने का
जो हमारे काम है या जो हमारे काम पेंडिंग है सरकार द्वारा, दूसरी सरकार को मौका देंगे कि दूसरी सरकार आकर हमारे वो काम आकर क्या करें, जल्द से जल्द पूरा करें। देखेंगे इसके अंदर क्या लिखेंगे। देखो पहला पॉइंट है विदेशी शासन का बहिष्कार, यानी महात्मा गांधी जी का कहना था, क्योंकि देखो आप लोगों को पता है कि महात्मा गांधी जी पुराने जमाने के क्रांतिकारी थे, ठीक है। नए जमाने के तो भी क्रांतिकारी आपको पता है कि बजरंग दल है, आरएसएस है, मोदी है, ठीक है, ये सब आज के नए क्रांतिकारी पैदा हो रहे हैं इंडिया के अंदर। बट उस जमाने में क्या था कि वहां पे गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस और बहुत सारे पुराने राजनेता हैं, ठीक है, उन सबके क्या थे, नाम थे। तो महात्मा गांधी जी कहना था जो विदेशी यानी जो बाहर की सरकार आकर जो राजतंत्र था यहाँ पर, या जो बाहर के ब्रिटिश सरकार आके यहाँ शासन कर रही थी, उन सबको हटाने का काम क्या कौन कर रहे थे, यहाँ पर महात्मा गांधी जी कर रहे थे अपनी पुस्तक के द्वारा, या समाज में जाके लोगों को क्या करते, जागरूक कर रहे थे। तो उन्होंने कहना था कि विदेशी शासन क्या होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए, ठीक है। गो बैक गो बैक गो बैक, जैसे साइमन कमीशन वाले में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखते हैं, खुद का शासन। खुद का शासन मतलब ये नहीं कि आपको खुद का शासन, यानी ऐसी गवर्नमेंट या ऐसा पर्सन जिसको आप अपनी मर्जी से क्या देते हैं, आपके ऊपर राज करने का मौका देते हैं। किसके माध्यम से, वोटों के माध्यम से। जैसा आप आज की डेट में देखते ही हैं कि हम किसी एक बड़ी सरकार को क्या करते हैं, वोट देकर जिताते हैं और 5 साल तक उनके जो नियम है, जो कानून है, उसके रिगार्डिंग क्या करते हैं हम लोग, उनको फॉलो करते हुए चलते हैं। तो गांधी जी ये बहुत पहले कह चुके थे अपनी किताबों के अंदर भी, ठीक है। एंड जो अगला पॉइंट है, जिससे हमारे खुद चुने हुए प्रतिनिधि सत्ता में हो, यानी देखो क्या है, आपको जैसे पता है कि इंडिया के अंदर कहीं पर कांग्रेस है, कहीं पर आप है, कहीं पर बीजेपी है, कहीं भाजपा है, कहीं सपा है, कहीं कांग्रेस है, कहीं अखिलेश यादव है। तो वहां के लोगों को जैसी सत्ता यानी जैसा शासन चाहिए अपने ऊपर, यानी हमारी पार्टी लीडर कौन हो, तो उन लोगों को क्या कर रखा है, वोट देके सत्ता में यानी पॉलिटिकल पार्टी में क्या करता है, बैठा रखा है कि जो भी डिसीजन होंगे वो आपके अनुसार ही हमारी जिंदगी के होंगे। जिंदगी का मतलब नहीं कि पूरी लाइफ में घुस जाओ कि तू इतने बच्चे पैदा करेगा, इतने नहीं करेगा, यानी राजनीतिक जो फैसले होंगे, जैसे ट्रैफिक रूल्स हो गया, डेवलपमेंट के फैसले हो गए, तो हम क्या करते हैं, किसी एक जने को वोट देकर ऐसे फैसले के लिए छोड़ देते हैं कि भाई ये 5 साल जो कार्यभार है ये आपको संभालना है। अगर वो काम करेगा तो ठीक है, अगर काम नहीं करेगा तो हम किसी और को वोट दे क्या करेंगे, अगली बार 5 साल के बाद दोबारा से किसी और को वोट देके दूसरी सरकार को मौका देंगे, जैसा कि हम लोग आज की डेट में देखते ही हैं सब लोग, ठीक है बच्चों। इसको अच्छे से डिफाइन कर लेना अपने आप। बाकी अगर आपको कोई डाउट है या नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं प्रॉपर नोट्स आपको क्या कर दूंगा, आपको व्हाट्सएप कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप का लिंक नीचे ग्रुप में रहेगा। तो बच्चों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछा गया है, परिवहन व संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहे जाते हैं, यानी जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, वो किसी देश की क्या कहे जाती है, जीवन रेखा कहे जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट का मतलब बच्चे ये होता है कि हम अपने देश में कितनी तेजी से डेवलपमेंट कर सकते हैं। बताऊं आपको, परिवहन है, ठीक है, पहला पॉइंट क्या है हमारा, परिवहन। तो परिवहन के अंदर क्या है कि ऐसे साधन जो किसी सामान को किसी ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट तक ले जाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। यानी मान लो मेरा ए पॉइंट है हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार से मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ हरियाणा HR तक, ठीक है। हरिद्वार से हरियाणा तक मुझे जाना है तो मैं किसी सामान को किसके माध्यम से ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ, पहला कर सकता हूँ रेलवे, ठीक है, बहुत बड़ा एक साधन है रेलवे, ठीक है, हम कोई भी सामान ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं रेलवे के माध्यम से। दूसरा है बस, यानी परिवहन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परिवहन बोलते हैं, परिवहन संसाधन, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा माध्यम है। तीसरा बताना चाहूंगा मैं आपको, कार्स, ठीक है, हम कारों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपने एक सामान को किसी ए बिंदु से किसी बी बिंदु तक पहुंचाने में क्या करते हैं, इनकी सहायता लेते हैं, यानी हेल्प लेते हैं, ठीक है। एंड जो संचार है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया संचार के बारे में कि ऐसे साधन जिनके माध्यम से हम या तो किसी ऑडियो के माध्यम से बात कर सकते हैं या ऑडियो एंड वीडियो के माध्यम से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशंस कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे मान लो मुझे कोई आप तक पोस्ट पहुंचानी है, या सपोज करो मेरा यूट्यूब है तो मैं यूट्यूब पे क्या कर रखा है, आपने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है एंड बेल आइकन ऑन कर रखा है, तो संचार का एक माध्यम हो गया ना, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्ट तो कहीं हो ही नहीं रहा है, केवल क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है हमारा। तो जैसे ही मेरी कोई वीडियो आएगी तो उसको क्या करेंगे, आप देखेंगे तो क्या होगा, हमारा कम्युनिकेशन यानी संचार होना शुरू हो जाएगा। देखेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग,
अरे संचार के कौन कौन से माध्यम पता है आपको? मैंने इस वीडियो में पढ़ाया आपको, दूरदर्शन एंड रेडियो जो हमारे देश के क्या है सबसे बड़े संचार के माध्यम है। देखेंगे पॉइंट नंबर 1, परिवहन व संचार के साधन उत्पादक के सभी साधनों को गतिशील प्रदान करता है, यानी क्या करता है, स्पीड करता है। ठीक है, कि मान लो मेरे को सामान चाहिए, या जैसे आप लोगों को पता होगा कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो घरों तक पार्सल क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। आप देखते हैं कि मुंबई, महाराष्ट्र, कोलकाता से पार्सल आपकी सिटी में कुछ ही घंटों यानी 2 से 4 दिन में आपके घर तक क्या होता है, पार्सल हो जाता है मिनिमम कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर कॉस्ट का भी क्या रखा गया है, ध्यान रखा गया है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चों, यह साधन उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं को देश के कोने कोने में पहुंचाने का सहायता क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताऊं आपको कि मान लो कोलगेट है या मारुति की कोई कंपनी गाड़ी है, तो वो देश के कोने कोने में क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट यानी इजीली क्या है, कस्टमर तक उन्हें पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे काम है, ट्रक्स हैं, ट्रक्स के अंदर बाइक आती है। ठीक है, मान लो हीरो होंडा की बाइक है, स्प्लेंडर बड़ी फेमस है हमारे इंडिया के अंदर। तो स्प्लेंडर थोड़ी है कि हर सिटी में, हर कस्बे में, हर जिले में उसकी ब्रांच है, नहीं, एक कंपनी कहीं लगी हुई है और उस कंपनी के माध्यम से क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट होने का क्या हो रहा है, काम हो रहा है देश के कोने कोने में। तो वही बात है कि किसी कंट्री में सिटी बाई सिटी पहुंचाने का काम क्या कर रहे हैं, हम साधनों द्वारा कर रहे हैं। अगला पॉइंट है, इन साधनों द्वारा आर्थिक विकास में तेजी से प्रगति हो रही है। देखो क्या है, मान लो मुझे कोई सामान चाहिए, ठीक है, अब मैंने अमेज़न पे देखा उसकी डिलीवरी 7 दिन बाद दिखा रहा है, मैंने फ्लिपकार्ट पे देखा उसकी डिलीवरी 2 दिन बाद दिखा रहा है, बट मैंने कहीं गूगल पे जाके स्टोर सर्च मारा तो वहाँ क्या डिलीवरी इंस्टेंट हैंड टू हैंड है कि मैं जाऊँगा, पैसे दूंगा, उठा के ले आऊँगा। तो उन सब चीज़ों में क्या कर रहा है, परिवहन भी बड़ी क्या कर रहा है, बड़ी सहायता प्रदान कर रहा है। तो ये 4-5 पॉइंट जो है ना, आप इन्हें बना के अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर में आने वाला है। और मैं आपको आज सीरीज में केवल 4 ही क्वेश्चन कराऊंगा और बाकी के जो 4 क्वेश्चन है आपको मैं कल कराऊंगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।